वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर आप सब लोगों को, जुम्मा मुबारक। और मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और जनाब हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आपको पता है कि जुम्मे का मुबारक दिन है और इसकी बड़ी फजीलतें और जो है इसकी बरकतें भी हैं। और जुम्मे का दिन वैसे भी कहा जाता है कि बड़ा फजीलतों वाला होता है और अफजल तरीन दिन है बाकी सारे दिनों में। तो आज हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है खूबसूरत सी हदीस मुबारका से ही करते हैं। तो हज़रत अबी बिन काब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि जन्नत में उसके महलात तामीर किए जाएं और उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाएं, तो उसे चाहिए कि वो जुल्म के जवाब में अफवा दरगुजर से काम ले और महरूम करने वाले को अता करे और क़ता ताल्लुकी करने वाले से सिला रहमी के साथ पेश आए। और बेशक अफवा दरगुजर अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक वो सिफ़ात है, यानी कि मुजरिम, खताकार, सज़ा के मुस्तहिक को भी अल्लाह ताला मुआफ़ कर देता है और उसकी नाफरमानी करने वालों को, ख़ताओं करने वालों को और इवन के गुनाहों से दरगुजर करने वाला भी है। इसलिए जनाब हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए हमेशा और अपने दिल में ये रखना चाहिए कि अगर कोई दोस्त, बहन, भाई अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं, माजरत ख्वाह होते हैं हमसे, तो हम उनकी गलती को मुआफ़ करें और आगे बढ़े। और जो दिलों में हम लोग नफ़रतें पैदा कर लेते हैं वो नफ़रतें ना ही रखी जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो नफ़रतें सिर्फ हमारे रिश्ते ही नहीं बल्कि हमारी अपनी ज़ात को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इरादा करना चाहिए कि इस तरह की नफ़रतों को जो हम अपने दिल में पैदा कर लेते हैं इसको बाहर निकाल दें। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने और तमाम अपने अफ़ाल को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए ना कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। और उन तमाम चीज़ों का एक ख़ास लेवल तक बरकरार रहना हमारे जिस्म में इंतहाई ज़रूरी भी होता है। और ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल की मुतय्यन मिकदार इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, मगर इसमें इजाफा खून की नालियों या फिर शरियानों की दीवारों के में जम कर उन्हें तंग और सख्त भी कर देता है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और फॉले समेत कई बीमारियों की वजह भी बनता है। और पाकिस्तान में देखा जाए तो 20 से 35 साल की उम्र के अफराद में दिल की बीमारियों की जो शरह है वो मुसलसल अब बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह नौजवान अफराद में कोलेस्ट्रॉल लेवल में इजाफा भी है। और एक नई तहकीक है जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में डायबिटिक के नए तशखीस शुदा 80% जो मरीज हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती पाई जाती है, जबकि पाकिस्तान में हाई कोलेस्ट्रॉल के सिर्फ 15 से 10% मरीज अपना इलाज करवा रहे होते हैं। और मुल्क में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती का मर्ज जो है वो इस वक्त वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। तो नौजवानों में दिल के दौरे का सबब बनकर अचानक अमवात में सिलसिला भी जो है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल से मुतलिक आगाही के लिए वर्ल्ड लिपिड वीक जो है वो मनाया जा रहा है। तो लिपिड प्रोफाइल होता क्या है और इसे कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सईद अहमद मौजूद है, कंसल्टेंट फिजिशियन है, उनसे बात करते हैं और तमाम तर जो सवालात हैं हमारे उनसे उनके जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे मैं बता रही थी कि वीक मनाया जा रहा है कि हमने किस तरह कंट्रोल करना है। एक तो अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बताइए कि कोलेस्ट्रॉल है क्या और ये किस तरह इसकी जो ज्यादती है हमारे इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल एक लाइपोप्रोटीन है जो कि जिस्म के लिए ज़रूरी भी है और उसकी ज़्यादती जो है वो बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी भी है। अच्छा। तो ज़रूरी इसलिए है कि इसमें तमाम बॉडी सेल जो हैं उनकी वाल जो है इसी से बनती है। अच्छा। और हमारा दिमाग और दिल और बाकी जिस्म के जितने हिस्से हैं उसके लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सही। लेकिन इसकी ज़्यादती जो है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि ये आम तौर पे छोटी उम्र के लोग हैं उनमें भी अब इसकी ज़्यादती बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, जिससे उन्हें हार्ट अटैक, फालज या बाकी तकलीफ़ें शुरू हो गई हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ये कौन सी चीज़ें खाएं, कौन सी चीज़ें ना खाएं और कैसे हम इसको जो है नॉर्मल रखें और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है और कब इसको चेक कराना चाहिए। अच्छा। जिस तरह के आजकल ये आप भी मना रहे हैं, जागो लाहौर भी डॉक्टर्स के साथ और दूसरी
मेडिकल एसोसिएशन के साथ मना रहा है, जी जी। ये एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छा कदम है। इसको हम अप्रिशिएट करते हैं इस लेवल से कि लोगों को पता ही नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। बिल्कुल ऐसे ही है। कोलेस्ट्रॉल को आम तौर पे लोग जो है मोटापे से जोड़ हाँ, देते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन ये बिल्कुल ही उलट हो गया। अब जो लोग मोटे नहीं होते उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है। और ये एक नई टर्म है जो कि साइंसदानों ने पता किया है कि इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं टॉफ़ी। टॉफ़ी होता है कि जो आप खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल तो आपका बन रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है, लेकिन वो आपके जिस्म के अंदर ही है, वो फैट नहीं बना रहा, वो आपकी खून की नालियों में ही जमा होता है। तो फिर हमने अक्सर देखा कि ये एक बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 25-30 साल है और उसको हार्ट अटैक हो गया और खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो गई, तो वो वही पे लोग होते हैं। तो इसलिए इस हवाले से हमें इसमें जो है आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। जिस तरह हम अपना कम से कम साल में जो तंदुरुस्त लोग हैं 6 माह बाद या 3 माह बाद अपना शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल इस पे नज़र रखनी चाहिए। सही, और ये चेक कराते रहना चाहिए। और इसका बड़ा आसान तरीका है, एक दफ़ा आपने जब अपना ना खाली पेट लिपिड प्रोफाइल इसको हम कहते हैं, इसमें 4-5 किस्म के जो हैं कोलेस्ट्रॉल, कुछ हेल्दी कोलेस्ट्रॉल हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और कुछ जो हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल हैं जिनको हम बुरे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वो हमारी जो है ना हमें आगे बीमारी का सिलसिला बढ़ाते हैं और उससे बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें हमें ये और इसका तरीका ये है कि कोशिश करें कि आप 16 आवर या 12 से 14 घंटे या 16 घंटे, मिनिमम 12 घंटे आप खाली पेट रहें। खाली पेट रहने के बाद इसका जो है ब्लड टेस्ट कराएं। तो उस ब्लड टेस्ट में आपको जो है वो एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाएगा, जो कि पहले 200 तक हम कहते थे कि ठीक है, लेकिन आप आजकल जो है ना उसकी जो है थोड़ा सा कम कर दिया गया है, 170 तक कर दिया गया कि 170 होना चाहिए। इसके बाद ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो एक होता है, ऐसा कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारी एनर्जी को सेल के अंदर कैरी करता है। ठीक है। तो उसकी मिकदार भी मैक्सिमम 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इस किसी बंदे को या शख्स को 150 से ज़्यादा है तो वो ये दिमाग में रख ले कि मैं प्री डायबिटिक हो सकता हूँ, मुझे आने वाले दिनों में शुगर भी हो सकती है। अगर ये तीसरी चीज़ इसमें होती है HDL। HDL एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है कि जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और चूँकि वो उसका काम ये होता है कि सर्कुलेशन में, खून में जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको वो वापस जिगर के अंदर ले जाता है और जिगर उसको जिस्म से बाहर निकाल देता है। यानी ये एक हमारा चौकीदार है कोलेस्ट्रॉल में, जो कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। उसकी मिकदार जो है वो 45 से 45 से नीचे नहीं जानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। मतलब ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों ने, हम लोगों ने ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कितनी मिकदार होनी चाहिए हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की, वो चाहे फिर बैड कोलेस्ट्रॉल हो या फिर गुड कोलेस्ट्रॉल हो। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए यहाँ पे कि जैसे आपने बताया कि अगर इसकी मिकदार बढ़ेगी कोलेस्ट्रॉल की तो हम डायबिटिक भी हो सकते हैं, उसके पेशेंट भी बन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियाँ हमें लग सकती हैं अगर हमें कोलेस्ट्रॉल का मसला हो जाता है या उसका बढ़ जाता है? इसकी मेन जो तकलीफ होती है वो तो हार्ट अटैक ही होती है। और उसके अलावा फालिज हो सकता है इसको। लेकिन हार्ट अटैक ऐसा होता है कि फालिज एक होता है कि एक दिमाग के कुछ हिस्से को डैमेज करता है, उससे हम क्रिपल हो जाते हैं कि हमारा हाथ टांग जो है वो काम नहीं करता, तो हम शायद जिंदा रहते हैं, दूसरों के लिए या दूसरों पे बोझ बन जाते हैं। सीधी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर हार्ट अटैक होता है तो उसमें चांस ये होता है कि बहुत ज़्यादा चांस होता है कि खुदा ना खास्ता उसकी डेथ ना हो जाए, इसलिए उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बड़ा अच्छा बताया कि 10 से 15% लोग जो हैं इससे अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये हमारी फिगर जो है ये लोकल फिगर नहीं है। अच्छा। ये हमारे जो, अगर आप बच्चों को भी टेस्ट करें ना तो उनका भी लिपिड प्रोफाइल बहुत बुरा आता है। अच्छा। आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे खाते क्या हैं, वो बर्गर, बोतल, चीज़, इस तरह की चीज़ें, जंक फूड इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो उनका वज़न ज़्यादा हो जाता है। और एक साइकी हमारी हमारे माँ बाप में भी शायद थी और अब भी है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मोटा ताज़ा हो, गुगलू हो बहुत। उनको लगता है शायद हम ऐसे मोटे ताज़े होंगे तो वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। हाँ, हमारा मिथ बन चुकी है ना ये वाली। तो उसमें हम उनको वो चीज़ें दे रहे होते हैं। और एक चीज़ और क्लियर करने वाली है कि खाने वाली चीज़ों में फैट जो है या चिकनाई जो है यही नहीं सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती। अच्छा।
सबसे ज़्यादा जो हमारे मुल्क में अब चीज़ें आ रही हैं वो ये कार्बोहाइड्रेट, जिस तरह ओके। चीनी है, रोटी है, सफ़ेद आटे की रोटी है, चावल है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं, ये अल्टीमेटली जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हम खाते हैं तो जिगर जो है इसको वो कन्वर्ट कर देता है उसमें कोलेस्ट्रॉल में, फैट में कर देता है। इससे हम मोटा होना शुरू हो जाते हैं, उस तरफ हम तवज्जो नहीं देते। हम तो सिर्फ इसका फैट की मतलब तरफ ये है कि जो ये छोटी उम्र में ही, जैसे मैं बता रही थी कि अब 20 से 35 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गए, नौजवान नस्ल ही है ये। जी बिल्कुल। इसका ये मतलब है कि हम लोग जो जंक फूड पे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बरकरार नहीं रहता। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें भी हैं जो भी हमें जहन में रखनी चाहिए इस सवाल के कंटेस्ट में, कि एक तो स्मोकिंग है, जो पहला पैरामीटर है ना उसमें, वो ख़राबी करता है स्मोकिंग। ओके। उसके बाद स्मोकिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, हाँ, जो मेरे साथ बैठा हुआ है या जो उस कमरे में है वो भी इफेक्ट वो भी 50% से ज़्यादा अफेक्ट होता है। इवन कि अब ये नई स्टडीज़ आई हैं कि जो अगर किसी कमरे में कोई सिगरेट पी कर गया है ना, तो अच्छा। बाद में अगर मैं आ गया हूँ तो मुझे भी उसके बैड इफेक्ट मिलेंगे। ओके। आपने अक्सर देखा होगा, आप कमरे में एंटर हो तो हाँ आपको जी, स्मेल आती है, स्मेल आती है, तो कोई आप सिगरेट समझ पी जाएंगे के, आप हाँ। भी पकड़े गए हैं। हाँ। तो दूसरा जो उसमें होता है कि सेडेंट्री लाइफ, उसको हम कहते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करते, हम वॉक नहीं करते। हम अमूमन ये कहते हैं मैं घर का बहुत सारा काम करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। एक्सरसाइज का मतलब हमें ये लेना चाहिए कि जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं उससे 35-40 मिनट ज़्यादा आपने वॉक करनी है मिनिमम। ठीक है। तो ये इसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। आप विग्रेस ना करें, यानी बहुत तेज़ ना करें, जितना आपके पास टाइम हो वो आप चलें ज़रूर, पैदल ज़रूर चलें। और आखिरी चीज़ इसमें है नमक का इस्तेमाल। अच्छा। अब ये देखा ना, जिस तरह ये बर्गर है, बोतल है, इसमें सोडियम नमक बहुत ज़्यादा, नमक और चीनी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती बहुत ज़्यादा है, आती है। दोनों तो चीज़ें। इसको हम वो नहीं समझते। हमारा अब एक टेस्ट बनता जा रहा है कि हम हाई साल्टी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, इसमें हमें एहतियात करनी चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें जो आ जाती है रेड मीट, जिस तरह बकरे का गोश्त है, बड़ा गोश्त है, हाँ। इसको एक ख़ास मिकदार तक खाना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि हम वो कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, वो जो है कबाब खा रहे हैं, अभी ईद बहुत सारी गुजरी है, चीज़ें। बहुत से लोगों ने अच्छे खासे खाबे खाए हैं और उसके बाद फिर मसला भी हुआ है और हॉस्पिटल्स में भी फिर जाना पड़ा है। बिल्कुल। और 3 चीज़ें जो है ना, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को, हाँ, ये इसको हमें अपना जो है ना इस पे मतलब अपनी ज़बरदस्त जो कहते हैं ना ग्रिप रखनी है, ग्रिप रखनी है, और इसके ऊपर आंख रखनी है अपनी, कि हाँ ये मेरे कम ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं। जो ही ऐसा हो तो आप अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें, उनसे बात बताएं, उनसे पूछें। लेकिन मेन चीज़ें हैं कि आप सब्जियां ज़्यादा खाएं। अच्छा। ये फाइबर वाली डाइट है। अच्छा। सारी चीज़ों में ये कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता। जिस तरह के हम अगर बादाम खाते हैं जी, या मूंगफली और अखरोट खाते हैं या ऑलिव खाते हैं जिस तरह के हैं, तो ये इसमें ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ओके। और एक और फिश होती है जिसमें ओमेगा 3, यानी वो फिश जिसमें के फैट ज़्यादा होती है। ओके। अमूमन हम वो नहीं खाते, हमारे पाकिस्तान में लाहौर में वो फिश नहीं मिलती या वो खाते ही नहीं हम। तो उस फैट में जो है ना वो बेहतरी भी है, वो HDL को बढ़ाती भी है। ठीक है। और पानी का इस्तेमाल इसमें बड़ा ज़रूरी है कि पानी आप मुनासिब मिकदार में देखें और अपने बॉडी के अंदर जो है ना ये चीज़ें चेंज होती हुई नजर आए। लेकिन थकावट हो गई है, लेथार्जी हो गई है। मैं ये पूछ रही थी कि अगर ज्यादती हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की, तो उसकी कोई अलामात है कि हमें पता चल जाए कि अब ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जा रहा है, अब हमने डॉक्टर से रिजू करना है? बेसिकली इसमें यंग एज में तो ये पता नहीं चलता। अच्छा। ये यंग एज में तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी खास अलामत हो तो हम समझें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। सही। स्वाय चेक करने के हमें नहीं पता चलता, मतलब टेस्ट ही कराना ज़रूरी है। और टेस्ट भी ज़रा अच्छी जगह से कराना चाहिए कि ताकि जो है आपको जो रिजल्ट आपका आया है वो आपके सेहत के मुताबिक हो। हाँ। आखिरी चीज़ इसमें जो हम ये कहते हैं कि हमें समझना चाहिए कि हमने जो हमारा दिल है अल्लाह पाक ने देर तक के लिए बनाया हुआ है, यानी 100 साल से ज़्यादा के लिए बनाया हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि 50 साल का होगा यार हमारे, ये मतलब उसको जवान भी हमने खुद ही रखना है और उसको कह लें कि बूढ़ा भी हमने काम हमने 100 साल से ज्यादा का लेना। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर सईद अहमद हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट फिजिशियन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कि कोलेस्ट्रॉल को किस तरह हमने जो है कंट्रोल रखना है ताकि हमारी सेहत अच्छी रह सकती है, इस पर बात की हमने। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए बदलते ज़माने के, बदलते तकाज़ों के। तो ज़माना बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है और अगर आप भी ज़िंदगी में कामयाबी से आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको जदीद ज़माने के तकाज़ों से हम आहंग होना पड़ेगा। और ये डिजिटल दौर भी है। फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और एंटरप्रेन्योरशिप के रुझान ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील करके रख दिया। और खुश आइंद बात यहाँ पर यह है कि ये ट्रेंड्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी तेज़ी के साथ चेंज होते ही जा रहे हैं और नौजवान जो हैं वो नौकरी के बजाय अब स्टार्टअप्स को तरजीह देते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसी ही एंटरप्रेन्योर से करवाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ खुद एक स्टार्टअप रन कर रही हैं बल्कि नए आने वाले नौजवानों के लिए भी राहें हमवार करती हैं और पाकिस्तान में जदीद स्किल्स के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़े टेक इवेंट का भी इनाकाद करने जा रहे हैं। ये इवेंट है क्या, इसके मकासद क्या है और इससे पाकिस्तानी यूथ को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फातिमा आजम है जो कि एंटरप्रेन्योर है। फातिमा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, सबसे पहले तो हमें इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा जो कि फ्यूचर फेस्ट पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो ये कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और ये कॉन्फ्रेंस एक्चुअली है क्या? सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बता दें। जी, तो जो कॉन्फ्रेंस हम करवा रहे हैं इसका नाम है जिंदगी फ्यूचर फेस्ट 2022। ये अपने तौर की सबसे पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो पाकिस्तान में करवाई जा रही है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस है। इसके अंदर एक ही वक्त पे हमारे पास 4 कॉन्फ्रेंसेस पैरेलल में चल रही होंगी जो कि टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टारगेट कर रही होंगी। और उसके लिए हमने बहुत मेहनत करके पूरी दुनिया से और पूरे मुल्क से जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको हमने इनवाइट किया है ताकि वो आके अपने काम के बारे में और जो जदीद दौर की इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं इस पूरे सेक्टर में उसके बारे में बात करें, ताकि हमारी जो यूथ है और हमारी जो ओवरऑल अवाम है उनको पता चल सके कि पाकिस्तान कितनी तरक्की कर चुका है। इसमें हमने टारगेट किया है और हमारा गोल ये था कि हम जो हमारी यूथ है, जो हमारे मुल्क के बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, उन पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करें। तो हमने बहुत मेहनत की और हमने पूरे मुल्क से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड किया और वहाँ से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमने फ्री इनवाइट किया कॉन्फ्रेंस में। ऑल्दो हमारी कॉन्फ्रेंस वैसे फ्री नहीं थी, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन पूरे मुल्क से बच्चे आएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो आके अटेंड करेंगे और वो इन पर्सन सुनेंगे और सीखेंगे उन लोगों से जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं। तो ये होने कब जा रही है फातिमा, थोड़ा सा आइडिया है? और जो मुझे बताइएगा इसको कोई क्राइटेरिया भी बनाया गया है क्या? जी, तो कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह आज से शुरू है। अच्छा। आज उसका पहला दिन है। कॉन्फ्रेंस इज गोना बी फॉर 3 डेज, 13, 14 और 15 मई को। ये F9 पार्क इस्लामाबाद में हो रही है। एंड इसमें क्राइटेरिया ये था कि इसमें हमने स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सिटीज इनवाइट किया है। उसके अलावा हमारे पास पूरे मुल्क से जितनी भी टेक्नोलॉजी के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हाउसेस हों, चाहे वो इंटरनेशनल कंपनीज हों जो यहाँ से ऑपरेट कर रही हैं, हमने हर किसी को इनवाइट किया है और हर किसी को इनकरेज किया है कि इस फेस्टिवल का हिस्सा बने, ताकि हम सबको पोर्ट्रे कर सकें कि पाकिस्तान में क्या क्या काम हो रहा है, किस किस सतह पे हो रहा है और उसको इंटरनेशनली कनेक्ट करा सकें। हमारे इवेंट में जो सबसे एक हाईलाइट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं। हमारे पास इंटरनेशनल नेम्स लाइक बाइनेंस, एपिक गेम्स, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फुली इनकरेज कर रहे हैं और वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान और तरक्की करे टेक्नोलॉजी में। इसलिए वो स्पेशली पाकिस्तान आए हैं, उनकी टीम्स आई हैं और वो इस फेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। तो फातिमा, ये जो बच्चे आएंगे यूनिवर्सिटी के और बाकी भी पूरे पाकिस्तान से इस कॉन्फ्रेंस में आके शिरकत करेंगे, तो उनको कोई आगे के लिए कोई गाइडलाइन भी दी जाएगी कि वो किस तरह अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो भी आप क्या उन्हें मुहैया कर सकते हैं? कुछ इस तरह के भी बताई जाएंगी चीज़ें उन्हें?
जी, जी। तो हम जब इसको कहते हैं कि ये बिगेस्ट टेक्नोलॉजी हम्म। कॉन्फ्रेंस है, तो वो हम इसलिए कहते हैं बिकॉज़ वी फोकस्ड ऑन एवरीथिंग एंड आवर ओके। फोकस वाज़ मेनली द फ्यूचर। तो हमने उसमें ये किया कि हमने जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ थी, हमने हम्म। बाहर से भी जितनी भी बड़ी कंपनीज़ थी जो हमारी यूथ को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं ओके। टेक्नोलॉजी में, उनको हमने इनवाइट किया और हमने जॉब फेयर भी किया है। तो हम्म। जितने भी बच्चे या स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, उनके पास एक तो अपॉर्च्युनिटी होगी जॉब फेयर की। उसके सही। अलावा हमारे पास 100 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि आई ही हायर करने के लिए हैं हम्म। हमारी यूथ को टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो है इन्वेस्टिंग आवर्स। तो उसमें हमने पूरी दुनिया से जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं, हमने उन सबको इनवाइट किया है और वो सब आए हैं और वो सब हमारी पाकिस्तानी यूथ के स्टार्टअप्स हैं, उनके साथ वन ऑन वन मीटिंग्स करेंगे और इंशाल्लाह उनमें इन्वेस्ट करेंगे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर बच्चे वहाँ पर आएंगे उन्हें एक तो सीखने का मौका मिलेगा और दुनिया किस तरह तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होती जा रही है और आगे उन्होंने क्या करना है, उनको एक गाइडलाइन भी मिलेगी और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि उन्होंने किस तरह आगे बढ़ना है। लेकिन मुझे बताइए, अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए फातिमा, तो जैसे मैं बताई थी कि ये डिजिटलाइजेशन का दौर है, अब हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है। तो पाकिस्तान कहाँ पर आपको लग रहा है कि खड़ा हुआ है या कहाँ पर अभी भी लैग कर रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से? पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक हैरानकुन ग्रोथ दिखाई है और अभी पाकिस्तान लीडिंग प्लेयर्स में आ गया है। पाकिस्तान इज इन द फर्स्ट फ्यू टॉप प्लेयर्स इन द फ्रीलांसिंग मार्केट नाउ और हमारी यूथ माशाल्लाह इतनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि हम फ्रीलांसिंग में बड़े बड़े प्लेयर्स को फुल टक्कर दे रहे हैं और इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में पाकिस्तान लीड कर रहा होगा टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में, जिस लिहाज से हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है और जिस लिहाज से हमारी यूथ और बाकी ओवरऑल अवाम इंटरेस्ट ले रही है टेक्नोलॉजी में। और हमारी आईटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हमने पिछले गुज़श्ता जी, जी। 2-3 सालों में देखा है कि हमारी ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई है आईटी में, ये इतनी ज़्यादा हुई है कि हमें शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि हम इसमें भी बूस्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान में अब वो रुझान बढ़ता जा रहा है या पाकिस्तान अब बदलना शुरू हो चुका है पहले से? जी, जी। इसमें हमारे कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनका काफ़ी अच्छा रोल था इसके अंदर, जिस तरह जो हमारे टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिस तरह हशाम सरवर हो गए, जो कि मैसेज को सिखा रहे हैं कि किस तरह आप ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। तो मेरा यही ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो पहले कुछ सालों में एकदम से पेस पकड़ी है और बाकियों को हैरान कर दिया पूरी दुनिया में, तो इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में पाकिस्तान सबको लीड करेगा एंड हम होंगे टेक्नोलॉजी के किंग्स। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे टेक्नोलॉजी हमें आगे बढ़ा रही है, तरक्की हम उसमें कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्किल्स भी हमारे हाथ में होने चाहिए ताकि इसको हम बीट कर सकें आने वाले दिनों में। तो आपके ख्याल में जो नौजवान नस्ल है उसके पास किस तरह के स्किल्स होने चाहिए? जी। अच्छा, स्किल्स के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल आना चाहिए ठीक या है। आपके पास एक सिंपल फ़ोन हो तो आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं और एक ग्लोबल विलेज है और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की एक एंडलेस कतार लग जाती है। उसमें बहुत एक अच्छा रोल जो हमारी यूथ ने प्ले किया है कि वो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको एक अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। अपवर्क, फ्रीलांसर जो वेबसाइट्स हैं उस पे हमारे जो यूथ है वो बहुत बड़ी मिकदार में नज़र आते हैं और वो फ्रीलांस करने के लिए फुली एक्साइटेड होते हैं। उसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अपने स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें हमने देखा है कि बहुत सारी वेबसाइट्स पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए और एक्साइटेड हो गई हैं क्योंकि हमारी यूथ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है ऑनलाइन सीखने में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज और इस तरह के, जिनसे कि वो पैसे कमा सकें ऑनलाइन। तो अगेन हमारी यूथ बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है इसके अंदर और जो स्किल्स चाहिए टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए वो साथ साथ अगर यूनिवर्सिटीज़ में उनके कोर्सेज डिफरेंट हैं तो वो ऑनलाइन सीख के भी अपने आप को इस इकोसिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन फातिमा, हम देख रहे हैं कि पहले जो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं थी उसके बारे में बड़ी बात होती थी, जैसे अमेज़ॉन नहीं था, अब वो भी अमेज़ॉन भी पाकिस्तान में आ चुका है, लेकिन क्या उसका हम अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? उससे हम लोग फ़ायदा हासिल कर पा रहे हैं जिस तरह करना चाहिए?
जी, जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है कि वी आर वेरी स्मार्ट एंड अगर हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट दिया जाता है जो पूरी दुनिया तो इस्तेमाल कर ही रही है, लेकिन हमारे जो यूथ है वो क्योंकि इतनी उनके अंदर जो विल पावर है और जो कुछ बड़ा करने की एक चाह है हमारी यूथ में, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो और इनोवेट कर देते हैं। तो अगर आप अमेज़न की भी बात करें तो पूरी दुनिया में अमेज़न काफ़ी देर से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया है ताकि पाकिस्तान में रेवेन्यू आए और पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो ग्रो करे। और माशाल्लाह अमेज़न वाले भी खुद मानते हैं कि पाकिस्तानी जो लोग हैं और जो पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के यूथ हैं, उनकी जो एडिशन थी अमेज़न में, दैट इज़ अमेजिंग एंड द वर्क दे डू एंड द इनोवेशंस दे डू इज़ अमेजिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपको क्या लगता है अभी भी जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, अभी भी क्या उन्हें कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान में रहते हुए? जी, देखिए एक जो सबसे मेजर मुश्किल आती है ना जो भी फ्रीलांसर है, उसको आती है कि वो डिस्कनेक्टेड होता है पूरी दुनिया से। अच्छा। अगर वो यहाँ बैठ के काम करे तो उसको अपॉर्चुनिटी की एक मुश्किल आएगी और उस मुश्किल को हल करने के लिए आते हैं हमारे जैसे लोग जो कि इस तरह पूरी दुनिया को उठा के पाकिस्तान ले आते हैं अपनी यूथ के लिए कि आप परेशान ना हो, आपको जो मुश्किल पेश आ रही है हम वो हल करेंगे। जिस तरह इस हमारी जो कॉन्फ्रेंस है उसमें हमारा एक अलग से सेगमेंट है फ्रीलांस फेस्ट। उसमें पूरी कॉन्फ्रेंस ही फ्रीलांसिंग पे है। उसमें हमारे जो स्पीकर्स हैं वो आ रहे हैं पूरी दुनिया से जो फ्रीलांसिंग के एक्सपर्ट्स हैं, जो आके हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं जो पूरे मुल्क से आके हिस्सा ले रहे हैं उसके अंदर, उनको गाइड करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपकी मुश्किलात क्या है और उनको हल करेंगे। तो जी तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अभी तक अगर मैं पूछूं, आपने जैसे बताया कि 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, तो कितने लोगों ने अभी तक अपने आप को या कितने स्टूडेंट्स ने जो फ्रीलांस कर रहे हैं, जो अपना स्टार्टअप रन कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है, या कोई भी आ सकता है वहाँ पर? जी, जी। तो इस कॉन्फ्रेंस पे हमारा जो अंदाज़ा है और जो हम बड़े एक्साइटेड हैं शेयर करने के लिए, वो ये है कि 30,000 से ज़्यादा अटेंडीज़ हमारी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इस वक़्त भी हमारी कॉन्फ्रेंस का एक सेगमेंट चल रहा है, अच्छा। जिसमें कि जितने भी बड़े टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमारे वेन्यू पे मौजूद हैं और वो हमारी यूथ को एड्रेस कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजी से पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फातिमा मुझे ये बताइए, अगर इन फ्यूचर बात की जाए कि फ्यूचर में कहाँ आप देखती हैं, तो नई आने वाली कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आप देख रही हैं कि अगर अगले 5 या 10 साल देखा जाए पाकिस्तान में, तो कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ आ सकती हैं जिनको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी हमें? ठीक है। हमारी कॉन्फ्रेंस पे भी और वैसे जनरली भी अभी जो रुझान जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मशीन लर्निंग की तरफ जा रहा है, एआई की तरफ जा रहा है और उसके भी बड़े स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान में आए हैं हमारी कॉन्फ्रेंस के थ्रू। उसके अलावा एक बड़ी जो आगे देखी जा रही है चीज़ वो है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के काफ़ी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड थे। बाइनेंस आया है हमारी कॉन्फ्रेंस पे। उसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन जो एक टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती है और बहुत सारी चीज़ों को आसान कर सकती है, जैसे कि प्रोसेसेस होते हैं कंपनीज के, या जैसे क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। तो उसके अलावा जो ब्लॉकचेन के इस्तेमाल हैं वो आगे उसके बारे में कंपनीज बात कर रही हैं और आगे उसमें काफ़ी तरक्की देखी जा सकती है। आगे आने वाले दिनों में इनमें तरक्की देखी जा सकती है। NFTs की भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है फातिमा, इस हवाले से भी हमारे देखने वालों को बताएं कि ये एक्चुअली होता क्या है और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, NFTs एक ऐसा टोकन होता है जो कि आपको ब्लॉकचेन बेस्ड मिलता है इन एक्सचेंज फॉर एनी मनी और एनी करेंसी दैट यू गिव, और उससे आपको उसकी ओनरशिप मिल जाती है। तो वो ग्लोबली आपकी ओनरशिप जो है वो जो है लीगली वाइबल होती है। तो NFTs का आजकल बहुत रुझान चल रहा है और काफ़ी हमारे पास NFTs की भी 3-4 कंपनीज आ रही हैं कॉन्फ्रेंस में जो आके हमारी यूथ को समझा रही हैं कि NFTs किस तरह से आप डील करते हो, NFTs होती क्या है, किस तरह बनाते हैं, क्या होता है। उसके अलावा एक बहुत जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि जो हमारा फाइनेंस सेक्टर है वो इस वक्त बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत लीड लेते हुए टेक्नोलॉजी को इनकलकेट कर रहे हैं अपने प्रोसेसेस में। तो हमारा जिस तरह हमारे एक पार्टनर है जिंदगी, वो JS बैंक का एक प्रोडक्ट है। इट इज़ अ डिजिटल बैंक
एंड इट इज़ रेवोल्यूशनराइजिंग द फाइनेंस सेक्टर इन पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने सब कुछ डिजिटल कर दिया है ओके। और सब कुछ आसान कर दिया है। तो उनका लोगो ही यही है कि ज़िंदगी को आसान करो। तो दैट इज़ अमेजिंग एंड आई थिंक फिनटेक सेक्टर जो हमारा है ना, वो तो कमाल और वो लीड ले रहा है इस चीज़। तो आपको क्या लगता है एज अ एंटरप्रेन्योर, अगर मैं आपसे फातिमा पूछूं, तो आने वाले दौर में जैसे NFTs की अभी हम बात कर रहे हैं इस पे, कि इसके हवाले से लोगों तक आगाही पहुंचाना या उन्हें बताना कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, कितना ज़रूरी है? जी, अच्छा, इसमें मुझे यही लगता है कि अगेन ऑल्दो इंटरनेट पे तो हर चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन हमारी यूथ को अगर अपनों से सुनाई दे और अपनों से वो सीखें, दैट वुड बी वेरी ग्रेट। तो इसी की कोशिश हमने अगेन की है कि हमने NFTs वाले लोग भी बुलाए हैं पूरी दुनिया अच्छा। से। हमने NFTs के स्टार्टअप्स जो हैं, हमारे पाकिस्तानी जो स्टार्टअप्स हैं, उनको वहाँ पे बुलाया है ताकि हम उनको गाइडेंस दे सकें कि अगर हमारी यूथ NFTs पे काम कर रही है या ब्लॉकचेन पे काम कर रही है, तो हम उनको सिखाएं और हम उनको गाइडेंस दें कि अच्छा, ये इनके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, ये पॉजिटिव है, और इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के लिए हमने जो फ्यूचर फेस्ट है उसको हमने एक सीरीज में तब्दील कर दिया। ओके। तो अभी हमारा जो इवेंट है ये 13, 14 और 15 मई को है। हाँ। इसके बाद हम इंशाल्लाह, ये इस्लामाबाद वाली कॉन्फ्रेंस है, हम लाहौर जाएंगे, हम कराची जाएंगे, ओके। हम पूरी मुल्क की यूथ के लिए उनके शहरों में जाके उनके लिए पूरी दुनिया से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो NFT हो, चाहे वो फिनटेक हो, हम सारे एक्सपर्ट्स को पूरी दुनिया से उनके शहर बुला के उनको आके सिखाएंगे और उनको मिलवाएंगे उनसे, और ताकि वो सीख सकें। ठीक है जी, फातिमा आज़म हमारे साथ मौजूद थी, एंटरप्रेन्योर है। फातिमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने इतनी डिटेल में हमारे साथ बात की है। और टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि नई आने वाली टेक्नोलॉजी से किस तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह हम सीख सकते हैं। और ये नई जो एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस वक्त मुनक्किद हो चुकी है इस्लामाबाद में, उसके बाद मुख्तलिफ़ शहरों में भी मुनक्किद की जाएगी, जिससे जो नए नौजवान हैं, जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है। तो अगर बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं तो आप उन लोगों से रब्ता कर सकते हैं ताकि आने वाले जो दौर है उससे हम फ़ायदा हासिल कर सकें। आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट लाहौर की दुनिया का, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के जो है मसाइल उनका जिक्र करते हैं, और जो कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है। और आजकल लाहौरियों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना असल और खालिस अशिया खुरनूश की फराहमी का है। और शहर में शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमें असली हालत में या फिर खालिस हालत में मिलती होगी। और मिलावट माफिया इस कदर बेकाबू हो चुका है कि बच्चों की ग़िज़ा, दूध से लेकर खाने पीने की अशिया तक, कोई भी चीज़ उनके शर से महफूज नहीं रही है, और जिसके असरात जो हैं वो हमारी सेहतों पर बराह रास्त पड़ रहे होते हैं। हम आए दिन देखते हैं कि जनाब पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कभी जाली दूध पकड़ा जाता है, तो कभी जाली केचप की फैक्ट्री पर छापा मारा जाता है, कभी मुर्दा जानवरों का गोश्त पकड़ा जाता है, तो कभी मुज़र सेहत अशिया खुरनोश पकड़ी जाती है। लेकिन ये जो मिलावट का तूफान है, ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रवा हफ्ते भी हमने देखा कि फूड अथॉरिटी के ऑपरेशन के दौरान कई मन मुर्दा जानवरों का गोश्त पकड़ा गया है, और हजारों लीटर मिलावट वाले दूध समेत हजारों किलो खाने पीने की जाली और मिलावट वाली चीजें पकड़ी गई है। तो ये मिलावट माफिया क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा, और पंजाब फूड अथॉरिटी इस हवाले से क्या क्या इकदाम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर है। इमरान, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक है। लाहौरियों को तो वैसे ही मैं कहूँगी मारी गई है, गर्मी कितनी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन क्या करें, फिर अब चलना ही है हमने इसके साथ। मुझे बताइए, हम आए दिन देखते हैं, खबरों में भी सुनने में आती है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है छापे मार रही है, मुजरे सेहत अशिया जो है वो भी पकड़ी जा रही है, दूध भी पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये जो सप्लाई और चेन का जो मसला है, इसको नहीं कंट्रोल में करना इन्होंने, ये क्या सिलसिला क्या है इस चीज़ का? मुनीबा, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम सवाल है, और ये बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए फूड अथॉरिटी अमल में लाई गई, और इसका 2012 में इसको लेकर लाया गया। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि अगर आप शहर में
जो इस वक्त मिलावट शुदा जो अशिया हैं, खुरनोश हैं, इसकी बात करें तो वो आप आज ही हाँ जी, एक एक जगह, एक एक दुकान, एक एक रेस्टोरेंट, जहाँ जहाँ पे जगह भी, मिलेगी हमें। हाँ, वो क्रैकडाउन इतना बड़ा हो जाएगा और उसके बाद फिर वही मसला कि एक ही दिन में काम करना, ये ना एक मुतवातर प्रोसेस है। हाँ जी, रोज़ाना पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से छापे मारे जाते हैं, कभी दूध की चेकिंग हो रही है, कभी मुर्गियों टू लिटर मार्केट में जाया बिल्कुल जाता ऐसे ही, है, हाँ कभी जी। रेस्टोरेंट्स में जाया जाता है, और जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे अगर 50 दुकानें हैं तो उसमें से 4 से 5 दुकानें सील करनी पड़ती हैं। उनकी प्रोडक्शन जो है इस्लाह तक जो है रोकनी पड़ती है। बिल्कुल। और इसी वाले से अगर बात की जाए शहर में, तो इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, और हर शहरी जो है, चाहे वो बाहर खड़ा है, चाहे वो घर कहीं के पे भी है, अंदर, हाँ। तो वो पानी उसको लाजमी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर है। पानी की बात की जाए तो पानी की सूरत हाल भी आपके सामने पानी है। की सूरत हाल भी हमारे अच्छा, सामने अगर हाँ। पानी गर्म हो तो वो पता नहीं लगता कि पानी पिया या नहीं पिया, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। अच्छा, 44, 43 टेम्परेचर के साथ आप बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, तो बर्फ़ भी जो है वो जिंक लो सांचों से बनी होती है और आलूदा पानी से, और हाँ। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ 3 दिन अच्छा। पहले, और मैंने 2 दिन से मैं जो है वो मेडिसिन भी ले रहा हूँ। इसी वजह से कि मैंने गड़ी शो से बाजार में जब हम अपना काम कर रहे थे, हाँ, हाँ। उस दरमियान में मैंने ठंडा पानी पी लिया था ओके, कहीं से लेकर, क्योंकि ठीक प्यास है। बहुत लगी हुई थी, तो उस वजह से मेरा गला भी ख़राब हो गया। और मैंने, यानी कि मुझे खुद फील हुआ कि अगर हम खुद इसको, हमारे पे अटैक होता है, तो आम आदमी जब बाजार में खड़ा होता है तो हर बंदे पे अटैक ये होगा। क्या होगा? रात बिल्कुल को ऐसे, डॉक्टर्स की दुकानें जो हैं, प्राइवेट डॉक्टर जो फैमिली क्लिनिक्स होते हैं गली मोहल्लों के, वो वो भरे भरी होते हुई हैं। हैं खचाखच, हाँ। अच्छा, इसी वजह से कि मौसम तब्दील हो रहा है और मौजी बीमारियां जो हैं, जो अंतड़ियाँ जो है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बीमारियों का सबब बनती हैं, स्टोमक आपका ख़राब हो जाता है, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये इसी का रुख करती हैं। जैसा कि आपके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, ऊंची दुकान, फीका पकवान, तो ये तमाम वहाँ पे ऑर्डर देते हैं तो पैसे इतने, नर्ख इतने आते हैं, रेट्स, कि आपका 15,000 बिल बन गया किसी भी होटल में चले जाओ। अच्छा, एक बंदा अगर खा रहा है तो उसका कम से कम 1 से 1,500 बिल लाजमी बनेगा, वो जितना भी आप, मगर उसमें आपको चीज़ जो है वो जेन्युइन नहीं मिलती, अच्छी मिल रही है, किसी नहीं का मिल रही, घी, वो तो हमें पता ही किसी नहीं का है। घी ठीक नहीं होता, हाँ। किसी के जो मसालेजात सही नमक, नहीं मसालाजात होते, जो होते हैं वो कहीं से लेकर आते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें लेकर आते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा होता। इसलिए सब कहते हैं, जी बड़े कहते हैं घर से खाएं, हाँ। घर में खाएं, बरकत होती है। अब अगर आपने टेस्ट लेना है, लाहौरी हैं तो लाहौरी हैं तो टेस्ट तो लेना पड़ेगा। अगर आप अंदरून शहर जाते हैं तो वहाँ पे भी हम नान चने खाते हैं और इस तरीके से खा जाते हैं कि वो बाद में स्टोमक प्रॉब्लम। अब लस्सी पीते हैं तो लस्सी में भी प्रॉब्लम, दूध जारी बात है, दही। अब इसके लिए फूड अथॉरिटी बहुत मजबूत महकमा है इस वक्त, और इनका क्रैकडाउन जो है, दुकानदार ये कहते हैं कि इन अल्लाह ताला हमने इनसे बचाए, क्योंकि जो अच्छा। जुर्माना होता है वो हैवी किस्म का होता है, और जुर्माने में जब हो जाता है, हाँ। जब दुकान सील हो जाती है, तो इनके अपने कवानीन है, SOPs हैं। ओके, दुकान ठीक 7 है। दिन से पहले नहीं खुलनी चाहिए, जितनी बड़ी सिफारिश आ जाए। अच्छा। देखिए, सिफारिश से पहले कुछ ना कुछ होता होगा, मगर जब सिफारिश नहीं आई या दुकान सील नहीं हुई, उससे पहले कुछ हो सक रहा होगा। मगर जब दुकान सील हो जाती है, उसका वो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें तस्वीर खींची जाती है, जब वो चली जाती है फिर 7 दिन से उसके पहले बाद कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, इस्लाही नोटिस भी इसी तरह ही है कि आपने अगर प्रोडक्शन आपकी बंद की है तो वो इस्लाही नोटिस तक जो है वो सही। जारी करते हैं, ताकि जब तक ये बंदा सीखेगा नहीं तब तक। अब ये चीज़ जो है वो 2012 से शुरू है, 2022 आ चुका है। बिल्कुल ऐसे शहर ही है, लाहौर हाँ। में कम से कम 10 सालों में अगर इतने, मैं कहता हूँ लाखों नोटिस हो रहे होंगे। आप तो काम कर रहे हैं ना, कितने करोड़- साल हो गए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, करोड़ों रुपए जुर्माना हुआ कुछ होगा। चेंजिंग्स नजर आई हैं? चेंजिंग्स यही मैं कहता हूँ कि ना पहले से बेहतर है, अच्छा। कदरे बेहतर है कि फूड अथॉरिटी पहुंच जाती है, सही। मगर वो चीज़ नहीं है। देखिए, दूध जो है, आप अगर सगियाँ जो इनका दूध वालों का दाखिली रास्ता है, वहाँ पे अगर आप आपने वहाँ पे यूनिट कायम किया हुआ है, वहाँ पे कैंप फाल किया हुआ है, वहाँ पे दाखिली रास्तों पे चेकिंग कर रहे हैं, तो दूध रोजाना खा, क्योंकि गर्मी आ गई तो दूध जो है वैसे भी पानी डाला होता है, पता नहीं क्या क्या बिल्कुल मिक्स किया ऐसे, होता है। हाँ जब जी। इनकी मशीनें वो चेक करती हैं तो उसका दूध का मेयार ठीक नहीं आता, तो ये उसको जो है तलब कर देते हैं। हाँ। अब इसी तरह मुर्गी है, मुर्दा मुर्गी इस वक्त सबसे ज़्यादा, तो छोटे से छोटा बच्चा जो है वो ये कहता है कि मैंने रात को शवारमा खाना है। अब आप अगर आपकी आंख से वो निकल गई है, किसी तरीके से भी वो बंदा जो ये काम कर रहा है,
जो मिलावटशुदा आदमी होता है बस आपको पता ही है कि उसका क्या हाल होगा। हाँ जी। मगर वो दुनिया में अगर किसी को धोखा दे रहा है तो वो आगे जाकर वो जब वो मुर्दा मुर्गी बेचेगा तो अच्छा क्या पता वो मुर्दा मुर्गी ना लेकर आया हो, मगर गर्मी की वजह से गर्मी की वजह से मर गई हो, हाँ। तो ये सारी सूरत हाल ये है कि कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मेरा कारोबार तबाह हो जाए। अगर वो 500 मुर्गी लेकर आया तो 100 मर गई है तो वो 100 को भी बेच देगा। बिल्कुल अगर ऐसे ही, वो हाँ। आंखों में आ गई है, उसकी इतला हो चुकी है, तो इसलिए तो पंजाब फूड अथॉरिटी अपने हर जो है अपने जितने भी SOPs हैं उसमें एंड पे ये लिखा होता है अगर आपको कहीं पे शिकायत है, ओके। अगर आपको कहीं पे कोई मसला है तो फौरी तौर पर हमारे इस टोल फ्री नंबर पे जो है मैसेज करें और साथ साथ व्हाट्सएप तस्वीर भी भेजनी हो, लोड करनी हो। मगर मौजूदा सूरत हाल में शहर लाहौर में वो चीज़ जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं है, और हाँ। ये होने के लिए ये नहीं कि फूड अथॉरिटी को ये फूड अथॉरिटी को काम करना पड़ेगा, ये इंसान को अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि अगर वो एक दुकान बना रहा है, अगर वो साफ चीज़ देगा तो उसका कस्टमर बढ़ेगा, कम नहीं होगा और उसमें बरकत पड़ेगी। अगर वो कोई कुल्फ़ी बेच रहा है, जिस तरह आपको पता इचरा जो है जहाँ पे मुस्लिम टाउन मोड़ पे बाबा कुल्फ़ी वाला बैठा है, तो उसको भी कई दफ़ा पकड़ा गया कि उसमें भी जो है वो मिलावट है और उसकी मिलावट को ठीक भी किया गया। फिर वो आ जाता है कि यार अगर मुझे ये 20 रुपए की या 30 रुपए की कुल्फी के पीछे 15 रुपए बचे तो उसमें तो उसको मिलावट करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो छोटी दुकान की बात कर रहे हैं ना, आपने भी देखा होगा फूड अथॉरिटी ने बड़े बड़े होटल्स में भी और बड़े बड़े प्लाजों में भी छापे मारे हैं। होटल आप छोटा बंदा जब अमीर बनता है फिर वो बड़े का ही ख्वाब देखता है ना, तो ये सब जो छोटे हैं यही बड़े बन गए हैं, यही अब राज कर रहे हैं लाहौर में। अब राज करके आप बड़े बड़ी जगहों पे बड़ी बड़ी सिफारिशें ढूंढते हैं तो आपको पता फिर क्या सूरत हाल होती है। मगर फूड अथॉरिटी को जहाँ भी इतला मिलती है वो अपना एरिया जो है उसका वॉच करती है, अपनी टीमों को खड़ा करती है उस गली मोहल्ले जहाँ से ये प्रोडक्शन होती है। अब देखें एक बड़ी बेकर खुल गई, अब उसने अपना AC लाइटिंग अपने तमाम जितने भी अंदर शशका डाला हुआ है, लोग आते हैं वो कमाल केक लगे हुए हैं, ये केक का रेट 4,000 है 5। बंदा पूछे इनके केक का रेट निकाले किसने, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब देखें ये रेट भी तो किसी ने निकाला ही नहीं निकाला। अब उसके बाद जब उनके हम प्रोडक्शन एरिया में जाते हैं जहाँ पे मिठाई तैयार हो रही है, कुछ बेकर्स हैं कि जो ये इन सारी चीज़ों पर अमल दराम। मगर आप ये देखें कि आप अंदरून शहर में चले जाते हैं, चबुर्जी चले जाते हैं, इस्लामपुरा में चले जाते हैं, टाउनशिप के अंदरून मार्केट में चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं जहाँ पे कुछ बेकर जो हैं वो पुराने स्टाइल से चल रहे हैं, उनके जब आप प्रोडक्शन हाउस देखते हैं तो वहाँ पे मक्खियों की बहुतात, शुक्रियों की बहुतात, चूहों की बहुतात, वहाँ पे जो अगर आपने कोई चीनी क्योंकि महंगी है 90 रुपये 110 रुपये फी किलो है, तो जब महंगी चीनी कौन डालता है बिल्कुल ऐसे शरबत में, वो तो स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे। तो माजरत के साथ जो मैंने पिया वो भी स्क्रीन वाला अच्छा वो भी यानी कि बर्फ थी, पानी था, थोड़ा सा उसने शरबत डाल दिया। तो ये चीजें जो है स्क्रीन जब भी आप लेकर जाएंगे गला आपका अफेक्ट होगा। और ये सारी चीजें शहर लाहौर में आपकी अगर खुलेआम बिक रही है, बड़ी मंडियों में चले जाएं, आपकी दाल को चेक करने वाला कोई नहीं होता। आपकी जो इस वक्त बड़ी मंडी तो आपकी अपरी मंडी है, तो वहाँ पे भी जो इस वक्त खुली दाल बिक जाती है बाज़ात, हालांकि खुली दाल पर पाबंदी है, खुले मसालों पर पाबंदी है, ठीक है। अब वो दूध का 2022 का कहा गया था कि मॉडल जो है इसको बनाना है, पैक दूध बेचना है, लेकर आएंगे। पैक दूध जो है उसको बनाने के लिए 2022 जो है अब मई जो है वो चल रहा है, तो गुजर चुका है। तो अगर पैक दूध भी हो गया तो ग्वाले बाहर आ जाएंगे। वो कहेंगे जी हमारा दूध से कैसे बिकेगा। अब आप बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, अब फूड अथॉरिटी ने कहा आप अपना प्रोडक्शन हाउस बनाएं, आप अपनी सेल खुद करें। हाँ, मशीन लेकर देने को भी तैयार हैं, इनकी काउंसलिंग करने को भी तैयार हैं। इनके लिए अलग अलग स्कूल्स बनाए गए हैं कि किस तरह दूध को पैक करना है, किस तरह बेचना है। बस फूड अथॉरिटी का ये था कि जब ये दूध पैक हो जाएगा ना उस बंदे का ऊपर नाम आ जाएगा, तो इनको पकड़ने में आसानी होगी। अभी तो ये ग्वाला पकड़ते हैं, मालिक पकड़ा नहीं जाता। अभी तो जब ये जो आपका सगियां है या दाखिली खारजी रास्ते हैं जहाँ पे भी, तो वहाँ पे अगर ये पकड़ते हैं तो ये थोड़ी मालिक के खिलाफ पर्चा होता है। ये तो मौके पे जो होता है बंदा जो लेकर आया होता है, जिसको 500,000 दिहाड़ी मिलनी होती है, वो पकड़ा जाता है, उसके ऊपर FIR हो जाती है। अब मसला यही है कि किसी होटल में भी छापा मारते हैं तो होटल मालिक के खिलाफ पर्चा तो नहीं होएगा, वहाँ पे जो मैनेजर होगा अब ये देखिए पैसे कौन खा रहा है, काम कौन कर रहा है, सिस्टम कौन चला रहा है, पकड़ने वाला कौन है, किस तरह से इस चेन को ब्रेक करने की जरूरत है। देखिए ब्रेक करने की जरूरत है, ये सबको पता है कि जरूरत है और हम कर भी सकते हैं, मगर होता नहीं है। अब मसला ये है कि फूड अथॉरिटी अपना काम जो है इस तरह से कर लेती है
कि फ़र्ज़ करें एक बंदा पकड़ा गया है, सही। तो उसने मिलावटशुदा चीज़ें बेची हैं, तो उसमें बाकायदा तौर पर वो इस तरह करती है कि वो जुर्माना इतना कर देती है कि पीछे किसी न किसी की सिफारिश लाजमी आती है, और फूड अथॉरिटी को ये पता चल जाता है कि इसके पीछे फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ ओनर है। अब एक एक चीज़ का हिसाब किताब इनके पास है, इनके पास फिंगर टिप्स हैं, इनके पास पूरी फाइल है कि कौन सी जगह किसके नाम है, किसके पास है, कौन काम कर रहा है, रेस्टोरेंट कौन चला रहा है, इसके पीछे कितना हर चीज़ इनके पास है। ये तो एक इतना बड़ा स्कैंडल खुल जाए कि कोई कारोबार करने से पहले सोचे कि हमने फूड अथॉरिटी को किस तरह। अच्छा, ये होता है क्या है कि कोई बंदा गलत काम कर रहा था तो वो ये सोचता है कि मैं इसको कैसे पकड़ूं। ये सारे सवालात जो है ना इमरान हमने अब करने हैं। डीजी साहब आ गए हैं, डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब हैं, शुएब खान जुदून साहब हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर हम बात कर रहे हैं फूड अथॉरिटी के हवाले से कि 2012 से ये अथॉरिटी चल रही है, और लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर ये खबरें आती हैं कि इतने लीटर जो है मुजरे सेहत दूध तल्फ किया गया है, मुर्दा जानवरों का गोश्त पकड़ा गया है, छापे मारे गए हैं, लेकिन ये कम नहीं हो पा रही। ये चीज़ें जो मिलावटशुदा अशिया हैं ये वैसे ही खुल्लम खुल्ला बिकती जा रही हैं। क्या मैकेनिज्म बनाया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट आपको पता है हम कोई 22 करोड़ की आबादी है और पंजाब ऑलमोस्ट 11-12 करोड़ की इस पॉपुलेशन है। इसमें चीजों को रेगुलराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। जिस तरह मैं अक्सर लोग कहता हूँ कि पुलिस इज देयर टू प्रिवेंट अ क्राइम, बट वो क्राइम की बिल्कुल जीरो नहीं कर पाती। हमारे यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली लोगों की एक साइकी डेवलप हो चुकी है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि हम चीजों को बेहतर और सिस्टम को अच्छा करने की बजाय शॉर्टकट से मनी अर्निंग की तरफ जाते हैं। हम समझते हैं कि जी अगर हम प्रोसेस को स्किप कर सकें, हम डॉज कर सकें और हम इन एक्टिविटीज को अगर अपना बिजनेस का मॉडल बनाएंगे तो देन वी विल अर्न मोर। तो मैं आपके तवज्जुह से आपकी बात को एंडोर्स करते हुए कि ये इतने अरसे से ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके बावजूद भी आप रोजाना ये न्यूज सुनती हैं, तो मैं कहता हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी इज देयर टू रेगुलेट द बिजनेसेस, टू गाइड पीपल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर उस प्रोसेस में, उस प्रोसीजर में आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ता है, चीज़ों को हाउस इन ऑर्डर करना पड़ता है। उसका शॉर्टकट लोग क्या इस्तेमाल करते हैं कि जी डॉज करके चीज़ों को, खासतौर पर वो चीज़ें जो मैं और आप अपने टेबल पे कंज्यूम करेंगे उसको इलीगली प्रिपेयर करते हैं, अनहाइजेनिकली उसके प्रोसेस या प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते। जिस तरह भी आपने ये चिकन या दूध का कहा, तो अब आप मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल हम इस चिकन को अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में आने दे दें किसी तरीके से, तो ये तो मेरे लिए और आपके लिए और एक आम कंज्यूमर के लिए इट इज लाइक अ पॉइजन पिल। बिल्कुल ऐसे है। हाँ जी। तो अब ये जो लोग हैं, बिकॉज के इनको मार्केट में बहुत सारी जगहों पर ये अवेलेबल है कि जी आप इस मीट को कंज्यूम करवा सकते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी सेल पॉइंट्स। तो इस वजह से हमें ये कार्रवाइयाँ करनी भी पड़ती हैं और हम इस पे एक ज़ाहिर एक पूरी की पूरी टीम को फोकस करवाते हैं, बिकॉज कि ये लोग हमें डॉज करके किसी न किसी तरह मार्केट में जाना चाहते हैं। इसका मतलब है हम आप लोगों को भी अंदाजा है कि किसी न किसी तरीके से डॉज करके ये लोग मार्केट में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई इकदाम नहीं किए जाते सर, या इकदाम हो रहे होते हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? नहीं मैम, देखिए एक चीज तो ये है कि आप ना एग्जैक्टली मैं आपकी बात को बाय करते हुए जब से मैं आया हूँ तो हम इसको कॉन्स्टेंटली एक एक्टिविटी को तो आप ग्राउंड पे करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बैक चैनल्स पर इस प्रोसेस को भी आप सोच रहे होते हैं कि यार ये मैं कैसे ठीक कर सकूं। अगर आप मुझसे चिकन का कहेंगे मैं चिकन का एक्सप्लेन करूंगा, दूध का कहेंगी दूध का। फॉर एग्जांपल मेरे जहन में ये एक है कि जी आपका कोई भी है, फार्मिंग है, कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट है, उसमें किसी न किसी रेशो पर आपको पता है कोई ना कोई चीज का वेस्ट मटेरियल बनना ही है। तो चिकन में भी ज़ाहिर है इन्फेस्टेड भी होगा, कोई अंडरवेट भी हो जाएगा, कोई इन प्रोसेस बीमार भी हो जाएगा चिकन। तो मेरी तो रिक्वेस्ट पोल्ट्री एसोसिएशन से, और हम उनको अभी इनवाइट भी करने लगे हैं कि आप अपने सिस्टम में जहां से ये फ्लॉक निकला और जहां आपने एंड जो क्योंकि ये होलसेल पे करते हैं सारी एक्टिविटीज, जहां पर ये इसको लैंड करते हैं, तो ये बेसिकली जो उस जगह पर इन्फेक्ट होता है और जो ट्रैवलिंग के दौरान चिकन डेड हो जाता है उसको ये मार्केट में कंज्यूम करवाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम उसको किस तरह चैनलाइज करके इसको सारा डॉक्यूमेंटेड करें ताकि ये प्रोसेस खत्म हो सके। और इसी तरह जो दूध है मैम, जिस तरह आपने उसका जिक्र किया है, वो हमने
अब लोगों की प्रेफरेंस है कि लोग खुला दूध ज्यादा पसंद करते हैं पेस्चराइज मिल्क के अलावा या डब्बे वाले मिल्क के अलावा। तो हम उस पर भी एक जो है दोनों पार्टीज के साथ करके एक मिनिमम फार्मूले पे आना चाह रहे हैं कि हम किस तरह उसको नियरेस्ट टू पैकिंग मटेरियल ला सके और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी नजर में तो है मैम। शेख साहब, मेरा नाम इमरान है। तो मुझे आपसे ये सवाल करना है कि इस वक्त शहर में जो इस वक्त बर्फ़ यानी कि आइस फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे मैं ख़ुद गया यहाँ पे बाबू साबू, और वहाँ पर जो सांचे थे उनके जिंक लोड थे, उनका फिल्ट्रेशन प्लांट जो था वो काफ़ी कह सकते हैं कदरे बेहतर था, मगर बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं था। और वहाँ पे मक्खियाँ भी मुझे नज़र आई, और बर्फ़ जो है वो बननी होती है, वो फिर मार्केट में आती है, मुख्तलिफ़ दुकानों पर वहाँ पे वो बर्फ़ बिकती है, उसके बाद वो मुख्तलिफ़ रेडियो पे जाती है, होटल्स में जाती है। तो ज़ाहिर बात है एक जगह से जब बर्फ़ निकलती है वो मुख्तलिफ़ सैकड़ों जगहों पर जाती है, और वो वहाँ से सैकड़ों शहरी जो हैं उसको इस्तेमाल भी करते हैं, तो मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनती है। और इसके साथ साथ आप जैसे दूध के ऊपर रोज़ाना जो है वो क्रैकडाउन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही है। मगर शहर में इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी का इस्तेमाल लोग ज़्यादा कर रहे हैं, और पानी का जो इस वक्त मसला है वो भी आपके सामने है कि जो इस वक्त 50 रुपये 60 रुपये की जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, फ़ी बोतल देते हैं, और फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी जो लगे हुए हैं वहाँ पे भी कोई अच्छा पानी नहीं आ रहा। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त पानी का मसला पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मई चल रहा है, फिर जून आना है, और मई और जून में सबसे ज़्यादा इस वक्त पानी का इस्तेमाल होना है, ठंडे पानी का। तो इस हवाले से बताएं कि फूड अथॉरिटी शहर इक़्तिदार में किस तरह से काम करेगी मई और जून में, और किस तरह पानी के जो साफ़ करवाया जाएगा, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ को चेक किया जाएगा, गली मोहल्लों में ख़ास तौर पे जो छोटी फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं जहाँ से जो घर वाले बच्चा भिजवा कर या किसी भी मुलाजिम को भिजवा कर पानी की बोतल मंगवाते हैं, तो वो जो पानी होता है वो ठीक होता है या नहीं होता, इसके ऊपर ज़रा बता दीजिएगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मतलब ये मेरे ख्याल में आप एक ऐसा मेजर कंसर्न है इमरान जो तमाम अक्रॉस द बोर्ड पब्लिक को इफेक्ट करता है। बिकॉज शायद चिकन हफ्ते में कोई बंदा 3 दफा खा ले और 3 दफा ना भी खाए, लेकिन ये पानी तो हर डे उसने कंज्यूम करना है। और जिस तरह आपने राइटली सेड कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और अनएक्सपेक्टेडली गर्मी थोड़ी पहले उसकी हीट इतनी बढ़ चुकी है कि ये पानी की कंजम्पशन या कोल्ड ड्रिंक की कंजम्पशन या आइस की कंजम्पशन आप ये समझें, आइसक्रीम की कंजम्पशन बढ़ चुकी है। तो हमने जस्ट टू गिव अ कॉन्फिडेंस टू अ जनरल पब्लिक, हमने अभी रिसेंटली ही जब ये पॉइंट हाईलाइट हुआ तो हमने इंस्पेक्शंस की हैं जो 944 आइस फैक्ट्रीज हैं ऑल ओवर दी पंजाब, उनको हमने इंस्पेक्ट किया है। उनमें से हाफ ऑफ द फैक्ट्रीज को बहुत सारी जगहों पर, जिस तरह आपने कहा था कि वाकई जिंक आलूद या जिस तरह फैक्ट्री स्टार्ट होती है तो उस प्रोसेस में वो ठीक सफाई का ख्याल रखते नहीं है, तो उनमें हमने कोई 400 प्लस को जो है इम्प्रूवमेंट नोटिस सर्व किए हैं, और 371 के करीब जो है उनको हैवी फाइन किया। और आप ये 3 दिनों के फाइन में आपको बताऊं तो ये कोई 52,99,000 बनता है। तो इनको हैवी फाइन करके हमने इन चीजों को जो आप कंसर्न बता रहे थे उनको इन ऑर्डर किया है, जिसमें सबसे कि जी वो जंग आलूद बर्तन भी ना हो जिनमें आइस बनाई जाए, और खास तौर पे जो आपका वहाँ पे फिल्ट्रेशन है या आरओ मेम्ब्रेन्स हैं उनकी सर्टिफिकेट्स अपडेटेड हों और वो फिल्टर चेंज किए हों। तो वो हमने ये 3 दिनों में एटलीस्ट आइस फैक्ट्रीज को अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसको कवर किया जाए। वो हम अगेन इनकी इंस्पेक्शन एक दोबारा शेड्यूल करेंगे, और पानी का भी इसी तरह। और अब जो आइस है, जो आइस क्रीम है, इसका भी हम इन्हीं गर्मियों में कॉन्स्टेंटली इसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो इस वक्त तकरीबन हमारे पास 800 प्लस ऑलमोस्ट 900 के करीब जो हैं वो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो बॉटल प्रोडक्ट्स हैं। तो प्लस पॉइंट ये है, मैं आपको ये एक पॉजिटिव है कि एटलीस्ट वो बॉटल वाटर काफी हद तक जो है वो बेहतर है, उसमें एटलीस्ट जो हार्मफुल एक्टिविटी अज्जा है पानी में वो काफी हद तक कंट्रोल्ड है, और हम उनके मुख्तलिफ गाय बगाए सैंपल्स करते रहते हैं, जिसमें हमें प्लस पॉइंट ये है कि वो बहुत ज्यादा हद तक ठीक आते हैं माशाल्लाह। ठीक है जी, शुएब खान जुदौन साहब हमारे साथ मौजूद थे। टाइम की थोड़ी सी किल्लत थी, और डीजी फूड अथॉरिटी थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया और अपना मौक़िफ़ आपने हमारे साथ शेयर किया है। और इमरान अकबर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए हैं और शहर लाहौर की ओवरऑल जो सूरत हाल थी उस पर हमने बात की है। और यहाँ पर जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब हमने कुछ बात करनी है खेल और खिलाड़ी के हवाले से। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो रिसोर्सेज की। और दिन ब दिन हम देखते हैं कि टैलेंट इतना ज़्यादा हमारे सामने आता है, लेकिन उनकी एक ही शिकायत हमारे सामने भी आती है कि जनाब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम किस तरह जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए यहाँ पर उन लोगों को बुलाते हैं जो अपना टैलेंट दुनिया तक पहुंचा रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे कोई ताउन नहीं कर रहा होता। और आज भी ऐसे ही लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ऐसा ही टैलेंट मेरे साथ मौजूद है जो साइकिलिंग की दुनिया में जनाब अपना नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर रहा है, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहा है। लेकिन उनका एक ही मुतालिबा है कि उन्हें जो है रिसोर्सेज फराहम किए जाए, उनके साथ ताउन किया जाए। जिस तरह अगर देखा जाए बाकी स्पोर्ट्स के साथ या बाकी लोगों के साथ ताउन किया जाता है, तो जनाब कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें अभी भी हमें करने की ज़रूरत है, कौन कौन से इकदाम उठाने की हमें अभी भी ज़रूरत है, इन फ्यूचर हमें क्या क्या करना चाहिए इन लोगों के लिए, इन टैलेंट के लिए, ताकि ये आगे बढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन करे, उस बारे में भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे जनाब जो माजी में जो हमारे पास टैलेंट मौजूद था, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है नेशनल और इंटरनेशनली भी नाम कमाया, उनके लिए गोल्ड लेकर आए हैं, उनके लिए क्या पाकिस्तान ने किया है। और जिस टैलेंट से मैंने आज आपसे मिलवाना है जनाब, वो टैलेंट साइकिलिस्ट है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि अब वो एक सब्ज़ मंडी में काम करने पर मजबूर हो चुका है। तो उनसे जानेंगे कि क्या वजूहात हैं और आगे क्या वो सोच रहे हैं, उस पर बात करेंगे। इस वक्त एक तो हमारे साथ मौज़म खान खिलाड़ी साहब मौजूद हैं जो फॉर्मर इंटरनेशनल साइकिलिस्ट भी हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी जीता था और जनरल सेक्रेटरी भी हैं साइकिलिंग फेडरेशन के। सर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। और मोहसिन खान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो साइकिलिस्ट हैं। मोहसिन आपको भी मैं खुश आमदीद कहती हूँ। आप दोनों कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मोहसिन सबसे पहले मैं आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी अपनी ये स्टोरी बताएं कि ये क्या स्टोरी है आपकी। एक तो आप साइकिलिस्ट भी हैं और अपना पैशन भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ अब मंडी में काम कर रहे हैं, क्या हालात कैसे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान में तो असल में जॉब पहले मिलती नहीं है, जब मिल जाती है तो फिर इतना आसानी से जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए इमरान खान साहब ने बोल दिया कि यार आप स्पोर्ट्स को बंद कर ले, उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा था कि स्पोर्ट्स बंद करे, बाकी हमें अगर सैलरी मिली थी स्विगी की तरफ से तो मैं पूरा घर चला रहा था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अभी मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, अच्छा। और सब्जी मंडी में काम कर रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो पहले सबसे पहले घर चलाना पड़ता है, फिर बाद में भी स्पोर्ट्स के लिए सोचना पड़ता है, तो बहुत काफ़ी हालात इस टाइम पे टाइट हुए पड़े हैं। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत काफ़ी और खिलाड़ी अच्छा, भी खिलाड़ी भी हैं जी, बहुत काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया, खासकर हमारे स्वीगेस्ट ने, तो बहुत मुश्किल अभी हालात गुजर रहे हैं इस टाइम पे। मतलब आप ऑलरेडी काम कर रहे थे और हालात ऐसे आ गए कि अब आपको एक सब्जी मंडी में जाके काम करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, कि आपका घर चल सके। जी, घर तो लाजमी चलाना है, क्योंकि पहले साइकिलिंग कर रहा तो मुझे सैलरी मिलती थी वहाँ से, अभी भी साइकिलिंग कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं सबसे पहले मंडी में जाता हूँ, काम करता हूँ, अच्छा। फिर उसके बाद में आगे ट्रेनिंग करते हैं। जी ट्रेनिंग करता हूँ। साथ साथ अपना पैशन भी आप लेकर चल रहे हैं, ये बड़ी बिल्कुल। अच्छी चीज़ है कि आप उसको साथ साथ लेकर चल रहे हैं, उसको आपने पीछे छोड़ा नहीं। मौजूद साहब आपका इस पे स्टांस में जानना चाहूँगी कि हमारे पास टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान का जो नाम आगे जाके रोशन भी कर सकते हैं। आप खुद साइकिलिस्ट रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, गोल्ड लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब जो टैलेंट के साथ हो रहा है क्या ये डिज़र्व करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके शो का, चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया कि हम अपनी बात जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचा सकें। उसमें ऐसा है कि लाइक आई सेड कि पाकिस्तान में टैलेंट की तो बिल्कुल कमी नहीं है, बेशक। ठीक हो गया। अच्छा, ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनको फैसिलिटेट किया जाए। हाँ जी। ठीक है। और जैसे कि हमने बड़ी उम्मीद लगाई थी कि जो पिछली हुकूमत गई है और स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दी जाएगी, हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि स्पोर्ट्स को बिल्कुल ही जो है वो जिसको कहते हैं बंद गली में उसको धकेल दिया गया। अच्छा। एक ऑर्डर आया प्रीवियस गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी अभी ब्लैक एंड वाइट में भी नहीं था, सिर्फ स्टेटमेंट ही थी
कि स्पोर्ट्स को जो है वो डिपार्टमेंट से ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा। तो मोहसिन खान जो है वो हमारे हीरो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम कमाया है। बेशक। और ये सुई गैस में एक अच्छी सैलरी इसको मिल रही थी, और 5 माह पहले जो है एक वर्बली जो है वो स्टेटमेंट के ऊपर इनको जनाब नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा। और जाहिर है कि जब बर्खास्त कर दिया गया 5 माह से, तो बग़ैर इस चीज़ को सोचे कि, और इसके साथ जैसे इसने कहा कि बहुत सारे और खिलाड़ी और कोचेज़ को भी जो है वो फारिग कर दिया गया। अब मुझे जो क्वेश्चन ये होता है कि अगर उसको इस तरह से हम कहते हैं कि लाइक अगर हमारे पास प्लान ए है, प्लान ए ये है कि हम 30 साल से एक प्लान ए लेके चल रहे हैं, और वो प्लान ए जो है वो पूरी तरह हम समझते हैं कि जदीद इस वक्त के दौर के मुताबिक वो मिसफिट है, हाँ, या वो अप टू द मार्क नहीं है। सही, ठीक है। तो हमें एक प्लान बी बनाना पड़ता है, जो कि स्टेक होल्डर के साथ मिल के एक ऐसा प्लान तरतीब देना पड़ता है कि जिससे हम जदीद दौर के तकाज़ों को जो है पूरा कर सकें। बेशक बेशक, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि प्लान बी को बनाए बगैर प्लान ए को ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे जो हीरो है वो अनफॉर्चुनेटली है जो है वो सड़कों पे आ गए हैं। जो मैं देख के सच्ची जान सी बात है, बीइंग जो है वो, जैसे मैंने साइकिलिंग की है, मैं इनकी तकलीफ़ को जो है वो समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स की है। तो मैं ये गवर्नमेंट से भी यही कहूँगा कि खुदारा स्पोर्ट्स को जो है वो ख़त्म ना करें, क्योंकि जो नया टैलेंट है वो तो इन लोगों को देख के वो आगे आएगा। हाँ। जब इन लोगों को वो कस्म परसी की लाइफ को गुजरते हुए देखेगा, तो वो कभी भी इस चीज में नहीं यंग आना चाहेगा। जनरेशन हाँ। जो है वो तो स्पोर्ट्स से वो पीछे हट जाएगी कि नहीं भाई ये इधर नहीं जाना। हाँ। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इस वक्त अलमिया है, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर स्पोर्ट्स बोर्ड को अपना किरदार अदा करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किरदार अदा करना, ताकि हम स्पोर्ट्स को आगे की तरफ लेके चले। और छोटी सी और एक और बात कि लाइक आई सेड के हमारे नेबर कंट्री जो कि एट टाइम इस साइकिलिंग में हमसे बहुत पीछे थे, इस वक्त वो हमारे से वो बकौल उनके कि हम उनसे 15 साल पीछे रह गए हैं। ओके। हमारी ग्रांट जो है वो टोटल एनुअली वो बड़ी मुश्किल से 15 लाख सालाना है, जबकि उनकी सालाना जो है वो उसकी है वो 15 करोड़ रुपया है। हमारे पास 10 साइकिलें भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, और उनके पास 500 इंटरनेशनल लेवल की साइकिलें हैं। उनके पास इस वक्त जो हम जा रहे हैं इंडोर ट्रैक है जो कम से कम 1 अरब रुपए से बनता है। अच्छा। जिसके ऊपर वो नेशनल एशियन चैंपियनशिप जो इस वक्त करवाने जा रहे हैं, जो कि अभी जिसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम ये नहीं कहते कि हमें उतनी ग्रांट दी जाए, हमें अगर उसका 60-70% भी मिल जाए ना, तो हमारा तो काम हम जो है वो बन उनसे सकता है। ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे बिल्कुल सकते ऐसे हैं। ही और है। मैं ये समझता हूँ कि हमने इतनी माइनर जो है वो ग्रांट के बावजूद ये जो बड़ा अच्छा काम लास्ट किया है। हाँ हमने जी। जो है वो हाँ। जो वो परफॉर्मेंस दी है, अब बिल्कुल उनको क्लोज कंपटीशन दी है, जो कि मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। मैं मोहसिन आपसे जानना चाहूंगी, कब से आप ये साइकिलिंग कर रहे थे, कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? मैं 2015 में साइकिलिंग मैंने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत काफ़ी कम वक्त में बहुत काफ़ी अचीवमेंट की है। अच्छा जी। तो कितने कॉम्पिटिशंस अभी तक आप विन कर चुके हैं? पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत काफ़ी इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया और जीते भी बहुत काफ़ी। मेडल मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी है। और बस। लेकिन दिल बर्दाश्ता हो गए कि मैं इतना पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, और इन द एंड जब मेरी बारी आई, जब मेरे लिए कुछ करना था, तो अब कुछ नहीं हो रहा मेरे लिए। बिल्कुल, जैसे मौसम साहब ने कहा कि लोग नए लड़के आएंगे तो मुझे देख के आएंगे exactly, हाँ, आप ही को देखेंगे तभी वो तो आगे मेरे साथ आएंगे। पेशावर में बहुत काफ़ी साइकिलिस्ट थे, मेरे स्टूडेंट थे। अच्छा। तो उनको पता चला कि हमारे उस्ताद के साथ या कोच के साथ ये हो गया, तो हम लोग क्यों साइकिलिंग करें। उन लोगों ने काफ़ी लड़कों ने साइकिलिंग छोड़ दी है। लेकिन अभी बहुत काफ़ी मुश्किल हो गया। मुश्किल इसीलिए हो गया, पाकिस्तान में तो टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, टैलेंट बहुत काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको लोग समझते नहीं है। जैसे मौसम साहब ने कहा कि 70% नहीं, हमें 50 दे दे
जिस तरह बाहर के ममालिक के लोग हैं ना, हम लोग को आधा सपोर्ट दिया जाए तो हम लोग इंशाल्लाह उनको जीत सके, कि हम लोग किसी भी तरीके से किसी जगह से हम लोग उनसे पीछे नहीं है, बस सपोर्ट की ज़रूरत है। कि सर गवर्नमेंट हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह। तो मोहसिन, जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, जैसे 2015 से आपने बताया कि आपने स्टार्ट किया ये चीज़, तो तब भी क्या कोई चीज़ें थी लैग जिसमें हम लोग कर रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा इकदाम उठाने की हमें ज़रूरत थी? जी बिल्कुल, शुरू में तो बिल्कुल मैं नया था, तो साइकिलिंग में करता था। पहले मैं जॉब करता था, फिर बाद में साइकिलिंग करता था। तो इस तरह मेरा फिर जॉब लगी स्वीगैस में, तो बहुत काफ़ी फिर उस 2016 के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी, फिर क्योंकि सैलरी मिल रही थी तो सारा दिन में ट्रेनिंग तो अच्छा जी तो बहुत अच्छा हो गया तो उसमें मैं। हाँ। लेकिन अब जो है वो एक पहला जो कदम उठाया गया कि उनकी जो स्पोर्ट्स को ही निकाल दिया जाए महकमे से, और उसके बाद जो है आप अब काम करने पे मजबूर हो गए हैं, वो भी एक सब्ज़ मंडी में। तो मुझे बताइए अब किस तरह आप एक्सपेंसेस पूरे करते हैं, और जैसे आप आने वाले फ्यूचर में वो कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह पूरी करेंगे आप, फुलफिल किस तरह करेंगे? मैंने आपको बताया कि अभी बहुत काफ़ी मुश्किल हो गया। मुश्किल इसीलिए हो गया, अभी मैं यहाँ पर कैंप में होता हूँ तो अच्छा। बहुत काफ़ी मुश्किल इसीलिए हो गया ना कि घर का अखराजात तो पूरा करना है, क्योंकि रोटी के बगैर तो नहीं चलेगा। बाकी सब खिलाड़ी के साथ हमारे साथ बहुत काफ़ी प्लेयर है, जो अच्छे प्लेयर है, जो बाहर से मेडल ला चुके हैं, उनको भी निकाल दिया गया। लेकिन अभी वो लोग भी बेचारे यही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, काम कर रहे हैं ताकि अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सके। तो आपको क्या लगता है मोहसिन साहब, इन फ्यूचर फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को तो पीछे की तरफ धकेलेंगे, हम तरक्की तो नहीं कर सकते ना इन चीज़ों की वजह से? बिल्कुल। उससे पहले मैं छोटी सी जो है वो गुजारिश कर दूं कि मैं जो ये वाक़या नहीं सुना सका, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए ताजिकिस्तान में, हाँ जी, तो मैंने एट टाइम देखा कि जब मैं इनको मोटिवेट कर रहा था, इंकरेज कर रहा था कि आपने इसके अंदर ये इस तरह से जो है वो कम्पीट करना है ना, तो मैंने देखा कि मौसम जो है वो बड़ा परेशान था। अच्छा। तो मैंने कहा मौसम क्या बात है, क्या परेशानी है, यू नो। तो मैं लिटरली मैं बयान नहीं कर सकता कि ये रो पड़ा था। तब इसने मुझे बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम इनके साथ खड़े हैं जितना हो सकता है, और हम इसके लिए फ़ाइट करेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुकूमत से जो है मुतालबा भी करेंगे कि स्पोर्ट्स को खुदारा ख़त्म ना करें, क्योंकि स्पोर्ट्स ही किसी मुल्क की पहचान होती है। बेशक। हम हमेशा से कहते हैं कि अगर हम ग्राउंड्स को आबाद कर दें तो हम हॉस्पिटल को वीरान कर देंगे। हाँ, जबकि यहाँ हमारे पास अपोजिट हो रहा है। हाँ। हम ग्राउंडों को बर्बाद कर रहे हैं या वीरान कर रहे हैं, और हॉस्पिटलों को जो है वो भर रहे हैं। तो ये हमारा अलमिया है इस वक्त। इसके ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें मैं हमेशा से कहता हूँ, किसी भी मुल्क की जो है वो तरक्की को अगर देखना है तो उसकी एजुकेशंस को और उसकी स्पोर्ट्स को देखा जाए। अगर देखा जाए तो वहाँ के बारे में, किसी मुल्क के बारे में आप एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो, स्पोर्ट्समैन जो होता है वो एक एम्बेसडर होता है किसी मुल्क का। जब रिप्रेजेंट करता है अपने मुल्क को, तो वो मैं समझता हूँ कि वो जो किरदार अदा कर सकता है। आप लाइक ऐसे इमेजिन करें कि अगर हम किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में जिस वक्त ये गोल्ड उठाते हैं, तो उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद ऐसे हो रहा था, नेशनल एंथम जिस वक्त उस वक्त होता है, वो फीलिंग जो है वो मैं बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त कितना प्राउड फील होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्राउड जो है ये कैरी ऑन रहना चाहिए, इसको स्टॉप नहीं होना चाहिए। और हमारे टैलेंट को, हमारे स्पोर्ट्स को, और ये मैं बात सिर्फ साइकिलिंग की नहीं कर रहा हूँ, ये मौसम साइकिलिंग की नहीं कर रहा, ये जितने भी बाकी स्पोर्ट्स हैं उसको भी जो है डिपार्टमेंट से खत्म कर दिया गया है। तो ऐसी सूरत में अगर डिपार्टमेंट से स्पोर्ट्स को खत्म कर दिया जाएगा, अगर हम इनको इनकरेज करने के बजाय डिस्करेज करना शुरू कर देंगे, तो हमारी स्पोर्ट्स जो है वो आने वाले कल में तो स्पोर्ट्स बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी अगेन जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स डायरेक्टोरेट से और हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा इनके लिए, स्पोर्ट्समैनों के लिए जो है वो इतनी फैसिलिटेट किया जाए, इनको इतना इनकरेज किया जाए कि ये पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा जो है वो कामयाबियां जो है वो हासिल कर। बिल्कुल ऐसे ही है। हम देखते हैं कि नई हुकूमत आ चुकी है अब, ये
क्या इख्तियार करती हैं, क्या क्या इकदाम उठाती हैं, इस हवाले से मुझे बताइए आपकी फेडरेशन जो है वो क्या कर रही है इन बच्चों के लिए। जैसे अभी तो मोहसिन आपके साथ हैं, लेकिन मोहसिन जैसे और भी बहुत सारा टैलेंट मौजूद होगा, उनके लिए क्या कर रही है आप, क्या क्या देखिए वो ज़्यादातर हम यकीन करें कि क्योंकि मैं खुद साइकिलिस्ट रहा हूँ और मैं इनकी जो साइकिलिस्ट की जो फीलिंग्स है ना वो जो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी, ठीक है। तो बहुत सारे टाइम पे हम अपनी मदद आपके तहत हम इनके लिए जितना हो सकता है वो हम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो इनकी रिक्वायर्ड वो पूरी नहीं कर सकते, वो हम पूरी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। इसीलिए जो आज भी इस वक्त जो ट्रेनिंग कैंप में है, हाँ जी, तो अगर देखा जाए तो ये हम मिल के जो है वो इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे होते हैं कि ये जो है लेफ्ट आउट जो है ना फील ना करें। हाँ, ये लेफ्ट आउट कि शायद हमें हर कोई भूल गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी है मोहसिन आपके लिए कि आप जो है अपना जो गोल है, आपका जो माइलस्टोन है, आप वो अचीव कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और हुकूमत से भी हम यही गुजारिश करते हैं कि जनाब ये जो टैलेंट है इसको ज़ाया ना होने दे और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, इनको वो दी जाए ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। मोहसिन खान हमारे साथ मौजूद थे और मौज़म खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए हैं और अपना मौक़िफ़ आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किया है। और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, आने वाले दिनों में देखते हैं जनाब कि क्या बनता है इस डिपार्टमेंट के हवाले से भी और स्पोर्ट्स कहाँ तक जाती है अब। और जनाब शो का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है, मुझे आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।